देशों के तो संदर्भ में स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ हैं, मगर मानवता के लिए स्वतंत्र होने का अर्थ बिल्कुल ही भिन्न है। और जब तक मानवीय जगत स्वतंत्र होने का ठीक ठीक अर्थ ना समझे, तो तब तक सारी की सारी स्वतंत्रताएं विफल हो जाती हैं। विफल इसलिए कि स्वतंत्र होने का अर्थ ऐसा ही है, स्वतंत्र होने का अर्थ ऐसा हो जाता है कि दूसरे को परतंत्र करना है। तुम स्वतंत्र हो तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर तुम्हारे अंदर ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि तुम स्वतंत्र हो तो दूसरों को बिल्कुल ही परतंत्र कर लो। यह मानवीय दृष्टिकोण से थोड़ी सी ठीक बात नहीं है। तो स्वतंत्र शब्द को समझा जाए, स्वतंत्रता को समझा जाए। स्वतंत्रता का पहला मतलब है कि स्वयं का तंत्र, अपना तंत्र, अपना सिस्टम, ओन सिस्टम। और अपनी स्वतंत्रता तो ही हो सकती है कि जब हम दूसरों के जो तंत्र हैं उनसे मुक्त हों। मगर हम दूसरों के तंत्रों से मुक्त नहीं होते, ऐसा नहीं होता। हम दूसरों से मुक्त होते ही कहाँ हैं, कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम स्वयं को भी दूसरों की आंखों में ही देखते हैं। हम अपना प्रतिबिंब भी दूसरों की आंखों से ही देखते हैं, और जो प्रतिबिंब दूसरों की आंखों में दिखाई देता है वही हम खुद को मान बैठते हैं कि वही हम हैं। मान बैठे, जान बैठे, और फिर तुम बोलो कि हम स्वतंत्र हैं। तो यह कैसी स्वतंत्रता है? यह स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है, परतंत्रता है। क्योंकि अगर अपने को देखना हो तो पहले अपने को देखने से पहले दूसरे को देखो, दूसरे को आईना बनाओ, और जिसे तुम आईना बनाते हो वह भी ठीक ठीक तुम्हारे जैसा ही है। जैसे तुम वैसा हो, तो जैसा वह भ्रम में है वैसे ही तुम भी हो। और फिर ये भ्रम पलता रहता है आजीवन। जबरदस्ती का भ्रम पाल लिया, मन में बैठा लिया। जैसे कि तुम्हें 2 4 6 लोग ऐसे बोल दें कि तुम तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हो, और ख़ास तौर से नज़दीकी लोग बोलते, एक परिवार के बोलते या पड़ोसी बोलते कि तुम बड़े गुस्से वाले हो। तो फिर चाहे तुम क्रोधी ना भी हो, मगर पत्नी ने बोल दिया कि पतिदेव तो बड़े बहुत क्रोधी हैं, या बच्चों ने बोल दिया, तो फिर बात बात पर जो गुस्सा है दिखाना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि दूसरों का बोला हुआ है।
और दूसरे ने अगर ऐसे बोल दिया कि तुम तो बड़े धार्मिक, तो फिर धार्मिक दिखना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोगों ने बोल दिया कि तुम धार्मिक आदमी हो। तो फिर धार्मिकता बहुत जरूरी है, इतनी जरूरी है कि जैसे कि वेशभूषा में भी फिर धार्मिकता होनी चाहिए। आंतरिक हो या ना हो, मगर वेशभूषा में बड़ी अत्यावश्यक है। तुम अंदर से धार्मिक हो या नहीं हो, यह तो तुम ही जानते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई क्या जान सकेगा कि तुम कितने धार्मिक हो। मगर दूसरों ने बोल दिया कि आप तो बड़े पूजा पाठी, बड़े सहृदय, बड़े धार्मिक। तो तुम अपने ऊपर पेंट करने में लग गए, रंग रोगन करने में लग गए, जुट गए कि हाँ मैं बड़ा धार्मिक, बाहर से ऐसा ही दिखाई दूं कि मैं धार्मिक हूं। फिर आंतरिक जगत देखता कौन है? तो स्वतंत्रता का तात्पर्य दूसरों से मुक्त होकर अपने को देखना है। तो अपने जो स्व का एक तंत्र है वहां पर ध्यान देना है। ध्यान, और यह जरा और गहरी बात है कि स्व के सिस्टम पर ध्यान, इंटरनल जो सिस्टम है उस पर ध्यान। क्योंकि जिसने स्व का तंत्र देख लिया वही स्वतंत्र हो सकता है, वही स्वतंत्र है। बाकी सब तो परतंत्र हैं। और स्व का तंत्र है क्या? इसका अर्थ है कि अपना विचार क्या है, अपना मौलिक विचार। इसका अर्थ है कि अपना भाव क्या है अपने प्रति। इसका अर्थ है कि अपने विचारों को उठते हुए देखना और गिरते हुए देखना कि कैसे हैं, कैसे विचार उठते हैं और कैसे कैसे विलीन हो जाते हैं। इसका अर्थ है यह देखना कि मेरे भीतर क्या है, कि अंदर क्या है। पर हम क्या करते हैं? विपरीत करते हैं। हम क्या करते हैं? हम क्या देखते हैं कि बाहर क्या है, बाहर की प्रतिक्रिया क्या है, कि बाहर की जो प्रतिक्रिया है उससे हम कैसे लगते हैं, और बाहर से हम जैसे लगते हैं वही हम हैं। तो दूसरा तो कोई तुम्हें बाहर से ही देखता है। दूसरा क्या बताएगा तुम्हारे संबंध में? और दूसरा बताएगा भी तो अपनी सुविधा के हिसाब से बताएगा। वह वैसा नहीं बताएगा कि जैसे तुम हो। मगर जब तुम अपने भीतर देखते हो, अपने अंदर झांकते हो, तो सब कुछ दिखाई
देने लगता है। देखो तो सही, सब कुछ दिखाई देगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा कि सार्थक जो होगा निरर्थक के साथ होगा। तो सार्थक के ऊपर जो निरर्थक है उसकी धूल मिट्टी जमी होगी। बस वहीं पर निगाह अपनी ही पड़ जाए, अपनी, किसी और की नहीं, बस अपनी। तो फिर निगाह ही झाड़ू बन जाती है। तो फिर निगाह से ही धूल मिट्टी साफ होने लगती है। यही स्वतंत्रता है। मगर अगर तुम ठीक ठीक देखो कि स्वयं का तंत्र है क्या, कि स्वयं का जो एक तंत्र है, एक सिस्टम है, उसका मालिक कौन है? उसका मास्टर कौन है? तो मालिक है मन। जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि मन मालिक है और अभी भी मन मालिक है। जो गुलाम था मालिक बन बैठा है, और इसलिए बन बैठा है कि जब मालिक ना हो तो फिर ऐसा होता ही है कि फिर गुलाम मालिक ही बन जाते हैं। जो सेवक होते हैं, जो यंत्र होते हैं, वो मालिक हो ही जाते हैं, क्योंकि मालिक नहीं है। मन तो सेवक है, गुलाम है, यंत्र है। तो असली मालिक है कौन? तो असली मालिक तुम हो। मगर तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम मालिक हो। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि मन ही मालिक है। वह इसलिए यह गहरा भेद है क्योंकि तुम असली मालिक तो ही हो सकते हो कि जब तुम्हें अपने मन को देखने की आर्ट आती हो, यह कला आती हो कि तुम अपने मन को देख सको। और अपने मन को देखना ये दुनिया की सबसे खूबसूरत आर्ट है और बड़ी सिंपल है, क्योंकि अपनी आंखों से देखी जाती है। कोई दूसरी आंख इसे नहीं देख सकती। बाकी तो सारा आडंबर है, क्योंकि स्वयं की आंख देखे तो ही, स्वयं की आंख जब ऐसा देखे कि मन यंत्र है और ऐसा देख ले, जिस क्षण ऐसा देख ले कि मन यंत्र है, तो ही तुम स्वतंत्र हो। फिर मन गुलाम है, सेवक है, यंत्र है। फिर तुम खिले खिले से रहो, और जब तुम खिले खिले से रहो तो यही स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्र बड़ा गहरा शब्द है। शब्द तो एक है, मगर उसके अर्थ अनेक अनेक हैं, अनेक अनेक। और मानवीय दृष्टिकोण से अगर तुम लो तो यह स्वतंत्र होने का बड़ा खूबसूरत अर्थ है। थोड़ा सा बात को और समझते हैं, क्योंकि
ऐसे कीमती शब्द बड़ी बड़ी दुविधा में डाल देते हैं। स्वतंत्र, स्वतंत्रता, तो हुआ ऐसा कि एक युवा तो बड़ा बड़ा कंफ्यूज हो गया एक शब्द से, कि सेल शब्द का नाम था सेल, और कंफ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में था। तो बायोलॉजी का टीचर तो ऐसा बताए, सेल का अर्थ ऐसा बताए कि कोशिकाएं होती हैं, शरीर की कोशिकाएं, मगर दूसरे पीरियड में तो इकोनॉमिक्स का टीचर आ जाए, वो ऐसे बताए कि नहीं, कोशिकाएं की बात छोड़ो, कोशिकाओं के ऊपर कौन ध्यान देता है। सेल का अर्थ है बिक्री। बिक्री कैसी रही, सेलिंग कैसी रही, क्योंकि बिक्री के ऊपर ही पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। जैसी बिक्री होगी वैसी अर्थव्यवस्था होगी, और अगर बिक्री नहीं तो सब बेकार है। तो वह तो बहुत कंफ्यूज हो गया। तो फिर उसने फिजिक्स के टीचर से बात सुनी कि सेल। तो फिजिक्स के टीचर ने कहा कि ये बिक्री क्या, कोशिकाएं क्या, कुछ भी नहीं। सेल का अर्थ होता है कि बैटरी, और बैटरी ना हो तो सब कुछ बेकार, मोबाइल बेकार, कंप्यूटर बेकार, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट सब बेकार। तो वो तो बेचारा बड़ा कंफ्यूज हो गया, उसके दोनों कान फ्यूज हो गए, दिमाग फ्यूज हो गया। तो वह ऐसा सोचने लगा कि ये शिक्षक एक ही वर्ड पर, एक ही शब्द पर इनके हैं कितने मत, अनेक मत हैं। ये एक मत नहीं, अर्थ अपने अपने हिसाब से लेते हैं। मगर खैर हुआ क्या कि फिर जैसा कि होता है, स्टूडेंट लाइफ के बाद उसकी शादी हो गई, और जब शादी हो गई तो पति बन गया। और जब पति बन गया तो जैसा कि सब पति जानते हैं कि यथार्थ ज्ञान तो, असली ज्ञान तो पत्नी से ही प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान पत्नी ही देती है, व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो पति की जो असली गुरु होती है वह पत्नी होती है। ये विद्यालयों के, महाविद्यालयों के गुरु नहीं होते, ये तो क्या गुरु हैं, कुछ भी नहीं। ये तो पत्नी के सामने बिल्कुल तुच्छ हैं। तो हुआ क्या कि जब शादी हुई तो पति ने शादी के पहले ही दिन एक जिज्ञासु की भांति अपनी पत्नी से पूछा, अपनी पत्नी के सामने जिज्ञासा व्यक्त की कि बस एक कृपा कीजिए, एक प्रश्न है, दिमाग में कौन जाता है कि सेल, इसका मूल अर्थ क्या है, गूढ़ अर्थ क्या है, बस ये बताने की कृपा कीजिए। तो मैं आपका आभारी रहूंगा और मैं जान लूंगा कि आप वाकई में पढ़ी लिखी हैं। तो मुझे आपकी एजुकेशन का इसी प्रश्न के उत्तर से पता लग जाएगा कि आप कितनी पढ़ी लिखी। तो पत्नी बोली, बस इतनी सी बात, छोटी सी बात। तो वाइफ बोली कि सेल का अर्थ है
छोड़ो, अभी समझ में नहीं आएगा, आगे चलकर आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी तो नई नई बात है कि इसका गूढ़ अर्थ है क्या। तो अभी तुम एक काम करो कि शाब्दिक अर्थ ही समझ लो, इतना ही बहुत है। सेल का मतलब है डिस्काउंट। जो सूटों पर मिलता है, साड़ियों पर मिलता है, ज्वेलरी पर मिलता है, तुम बाद में सब समझ जाओगे कि सेल का अर्थ क्या है। तो जब तक स्वयं का जो तंत्र है ना देख लिया जाए, ना समझ लिया जाए, तो तब तक कोई भी स्वतंत्र नहीं होता है। सब परतंत्र होते हैं।